तो आज हम स्टार्ट करेंगे। कल हमने एग्रीकल्चर में लैंड रिफॉर्म्स और लैंड सीलिंग की बात की थी, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया था कि 1950 के समय हमारी गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक एग्रीकल्चर के को कैसे सुधारा जाए, इसके लिए कानून बनाया, लैंड रिफॉर्म और लैंड सीलिंग। दूसरा उन्होंने जो एक क्रांति लाई, जो परिवर्तन लाया, सरकार ने एक ग्रीन रेवोल्यूशन बनाया, जिसको हम हिंदी में हरित क्रांति कहते हैं। अब एग्रीकल्चर के फील्ड में हमें राइज करना है, अच्छा करना है, तो कैसे होगा? क्योंकि जो खेती हो रही थी, जिससे प्रोडक्शन तैयार हो रहा था, उससे केवल अपने को कंज्यूम तो किया जा सकता, कंजम्पशन के लिए। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में यहाँ पे दो फेज की बात होती है हमारी इकोनॉमिक में। एक 1960 से 1970 पहला फेज था और दूसरा 1970 से 1980 दूसरा फेज था। पहले फेज पे एक प्रैक्टिकल किया गया और उस पे जब वो उनको लगा कि ठीक है, इस क्रॉप पे किया सकता है, तो अन्य क्रॉप पे भी सेकंड फेज में उन्होंने प्रयास किया। तो यहाँ एक वर्ड आता है सीड, जिसको कहते हैं HYV, हाई यील्डिंग वैरायटी। ये जिसको हम मिरेकल सीड भी कहते हैं। मिरेकल सीड मतलब समझिए जादुई बीज। अब जादुई बीज का यहाँ क्या कंसेप्ट है? HYV, हाई यील्डिंग वैरायटी, ऐसा बीज जिससे कि उत्पादन ज्यादा किया जा सके। तो उस बीज में कुछ विशेषता होगी कि जब हम इस HYV सीड्स का यूज करेंगे प्रोडक्शन को खेती करने के लिए, तो इसके लिए हमको फर्टिलाइजर भी ज्यादा चाहिए और पेस्टिसाइड भी ज्यादा चाहिए। मतलब फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड जो कहते हैं, इसमें उसको खेती करने के लिए हमको उच्च क्वालिटी का हमें खाद भी चाहिए। और जो कि जब वो HYV है, इसमें जब उच्च क्वालिटी का फर्टिलाइजर लगेंगे तो कीड़े मकोड़े भी लगेंगे, तो इसके लिए पेस्टिसाइड भी चाहिए, दवाई भी चाहिए। तो जब ये चीजों को अगर HYV का सीड को अगर प्रयोग किया जाए तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ग्रीन रेवोल्यूशन लाने का कंसेप्ट ये था कि ऐसा बीज जिससे कि उत्पादन 4 गुना हो जाए। जो उत्पादन एक्चुअल है, इस बीज के लगाने से प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो गवर्नमेंट ने 1960 से 1970 के बीच पहला एक्सपेरिमेंट वीट पे किया कुछ एरियाज में कि इसका क्या फायदा होता है। और दूसरा जब इस पे सक्सेस हुए, तब इन्होंने 70 से 80 के बीच में अन्य क्रॉप्स पे भी इसको फॉलो किया। अब पहले यहाँ पे पढ़िए कि ग्रीन रेवोल्यूशन का डिफिनेशन क्या है। ग्रीन रेवोल्यूशन रेफर्स टू द लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन। ग्रीन रेवोल्यूशन का पर्पस क्या था? ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन तैयार करना। किसका प्रोडक्शन? ऑफ फूड ग्रेन्स ड्यू टू यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी। इसको वही हमने कहा HYE, H फॉर हाई, Y फॉर यील्डिंग और V फॉर वैरायटी। और मिरेकल सीड, इसको मिरेकल सीड भी कहा जाता है, स्पेशली फॉर व्हीट एंड राइस। ये दो ही क्रॉप पे इसको एक्सपेरिमेंट किया गया। HYV सीड्स जो लाया गया HYV, वो व्हीट पे और राइस पे, कि इससे प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा किया जा सके। और जब नाम आता है कि हरित क्रांति पे काम किसने किया, तो एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, डॉक्टर नॉर्मन, इनका नाम आता है, जिन्होंने इस ग्रीन रेवोल्यूशन को लाया। अगर मैं विश्व के स्तर पे बात करूं तो डॉक्टर नॉर्मन इज कंसीडर्ड टू द फादर ऑफ, इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। लेकिन भारत में अगर ग्रीन रेवोल्यूशन को कहा जाए तो जनरली किसका नाम आता है? MS स्वामीनाथन। इन इंडिया इट वाज मेनली फाउंड बाय, भारत में लाने का काम किया MS स्वामीनाथन ने। और विश्व की बात करेंगे जिसको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं, तो एग्जाम में आता है डॉक्टर नॉर्मन की बात आती है। तो डॉक्टर नॉर्मन इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, बट इन इंडिया MS स्वामीनाथन इज जनरली found by the green revolution by the MS Swaminathan. In the Kharif season 1966, खरीफ मतलब होता है जो आपके राइस, दो सीजन, हिंदी अगर उससे बात करें तो रबी और जैसे सीजन हर चीज का होता है, इसी तरह हमारे प्रोडक्शन को भी तैयार करने के लिए सीजन नाम दिया गया। जैसे आपका विंटर सीजन है, आपका समर सीजन है, ये सब सीजन है, लेकिन फसल के लिए भी एक सीजन का नाम दिया गया है कि किस सीजन में कौन सा फसल उत्पादन किया जाएगा। लेकिन वो तो सीजन है ही कि गर्मी है कि ठंडी है, कब है, लेकिन एक एग्रीकल्चर के लैंग्वेज में भी एक सीजन का नाम दिया गया जिसको हम खरीफ और रबी के नाम से जानते हैं। तो खरीफ सीजन मतलब आपको गेहूं और चावल की बात आता है और रबी का मतलब होता है गेहूं की बात आती है।
तो 1966 में खरीफ वाले सीजन में इंडिया अडॉप्टेड। ये अडॉप्ट कब किया? बात तो चल रही थी कि ऐसे करना है, सरकार की प्लानिंग थी, लेकिन इंडिया ने इसको अडॉप्ट किया 1966 में, ये हाई यील्डिंग वैरायटी को, जिसको HYV कहते हैं, हाई यील्डिंग वी। ये प्रोग्राम को पहली बार 1966 में खरीफ फसल पे, यानी कि चावल मतलब जो खरीफ फसल होता है उस पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, पहला अडॉप्ट किया 1966 में इंडिया में। HY सीड्स जो होता है, वेयर द मेन रीजन ऑफ द HY सीड्स जो था, मेन रीजन था रेवोल्यूशन लाने का। क्या था? अब अगर चौथा पॉइंट बात करें, हमने 3 पार्ट की। देखिए, पहला मैंने क्या कहा, ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया, ग्रीन रेवोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, तो ग्रीन रेवोल्यूशन सीड्स की बात कर रहे हैं, जिसमें फर्टिलाइजर ज्यादा यूज होगा HYV में, और पेस्टिसाइड्स भी लगेगा। ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों लाया गया? जिससे कि अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सके। ग्रीन रेवोल्यूशन को लाने वाले साइंटिस्ट कौन थे, यानी कि फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है? तो डॉक्टर नॉर्मन का नाम आता है, अमेरिकन साइंटिस्ट थे, और इंडिया में नाम आता है लाने वाले MS स्वामीनाथन। और ये खरीफ के सीजन में सबसे पहले 1966 में इस चीज को एक्सेप्ट किया गया, अडॉप्ट किया गया, जिस फर्स्ट टाइम। ये भी कभी कभी आता है प्रश्न 1 नंबर में कि सबसे पहले भारत में HYV या ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट, मतलब HYV कब, किस फसल में और किस सीजन में लागू किया गया, अडॉप्ट किया गया? तो फर्स्ट टाइम 1966। HYV का मतलब ही था कि रीजन ही था रेवोल्यूशन लाना, वेयर द मेन रीजन फॉर द रेवोल्यूशन। HYV seeds can only be used where there are adequate facility water supply, यहाँ ड्रेनेज। लेकिन HYV सीड वहीं पे उत्पादन किया जा सकता है जहां पे पर्याप्त मात्रा में पानी की सुविधा हो और पर्याप्त मात्रा में आपके एडवोकेट ड्रेनेज सिस्टम एंड एडवोकेट वाटर सप्लाई। जब आपकी ये दोनों चीजें सुविधाएं होगी तभी ये बीज काम करेगा, क्योंकि इसके लिए पानी ज्यादा चाहिए, इसके लिए आपको खाद ज्यादा चाहिए, इसके लिए सारी इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं होनी चाहिए, तभी ये चीजें जो है फ्रूटफुल होगा। As a compared to the ordinary seeds, HY seeds need heavy doses of chemical fertilizer. नॉर्मल जो बीज है उसके कंपैरिजन में HYV जो सीड्स है इसमें ज्यादा डोज किसका चाहिए? केमिकल फर्टिलाइजर का। अगर फर्टिलाइजर इसमें ज्यादा केमिकल नहीं यूज होगा तो ये प्रोडक्शन उतना नहीं दे पाएगा। तो आम जो नॉर्मल बीज थी उसके कंपेयर में अगर हम बात करें, HYV की विशेषता थी कि इसमें ज्यादा से ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का यूज होगा, तभी ये अधिक उत्पादन दे पाएगा। अब ग्रीन रेवोल्यूशन को 5वें में 2 फेज में डिवाइड किया गया। फेज 1 मैंने कहा था 1960 से 1970, और दूसरा फेज था, ये क्वेश्चन आता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन को कितने फेज में डिवाइड किया गया। तो पहला फेज 60 to 70 और दूसरा फेज 70 to 80, जिसमें फर्स्ट फेज में 1960, जब कहा ना कि 1960-70 में एक्सपेरिमेंट किया कुछ क्रॉप्स पे, तो इसी तरह कुछ एरिया भी डिसाइड कर दिया, रिस्ट्रिक्टेड टू सम स्टेट्स ओनली, केवल इस स्टेट्स में इस पे एक्सपेरिमेंट किया गया, पंजाब में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में, और एंड टू सम क्रॉप्स, और उसमें भी मेनली व्हीट पे। पहले वाला जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो यहाँ पे व्हीट पे उन्होंने चीजों को एक्सपेरिमेंट किया 1960 आपके 60 से 70 के बीच में, रिस्ट्रिक्टेड कर दिया कि ये कुछ क्रॉप्स पे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, अगर ये सक्सेस रहा तो हम अन्य क्रॉप्स को भी इसके लिए परमिशन देंगे और इसके लिए बीज का प्रयोग करेंगे। तो रिस्ट्रिक्टेड टू सम स्टेट ओनली, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, स्पेशली क्रॉप्स व्हीट। सेकेंड फेज जब 1970 टू 1980 की बात हुई, अब जब ये सक्सेस रहा कि नहीं इससे उत्पादन ज्यादा हो सकता है, तब बाकी बड़ी तेजी से स्प्रेड ओवर टू ऑल द स्टेट। फिर सभी स्टेटों में इसको मेजर क्रॉपिंग होने लगी मैक्सिमम रूप में, जब वो पहला वाला स्टेज से ये सिम्टम मिल गया कि नहीं ये सक्सेस है, इस पे अगर पानी की सुविधा, खाद की सुविधा, दवाओं की सुविधा अगर इनको दी जाए ज्यादा ज्यादा, तो इस HYV सीड से ज्यादा उत्पादन किया जा सकता। तो नेक्स्ट स्टेज में 70 to 80 में बहुत तेजी से अन्य स्टेटों में भी इसको कवर किया गया। अब इसमें क्वेश्चंस आता है 3 नंबर का। ये तो मैंने आपको ग्रीन रेवोल्यूशन का कंसेप्ट बता दिया कि व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाट आर द पर्पस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अब इफेक्ट क्या लाया, अगर ग्रीन रेवोल्यूशन अगर हम लागू करने की सरकार ने सोची तो क्या क्या इसमें इफेक्ट आया। 3 नंबर का अकेला क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इसको आप 3 कैटेगरी में बांटेंगे। पहला जैसे है अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस, दूसरा नाम आता है बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन, और तीसरा आता है बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप। ये 3 कंसेप्ट को सोचकर ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया कि अगर ग्रीन रेवोल्यूशन होगा तो हमारी उत्पादन से ज्यादा मतलब हमारा जो मेन कंज्यूम करने के अलावा
हम मार्केट में सरप्लस के रूप में हम बेच भी पाएंगे, हमारा कॉमर्शलाइजेशन भी हो सकता है। तो ये मेनली अटेनिंग क्या था कि मार्केट में हमारी सरप्लस ग्रेन, फूड ग्रेन आ जाएगा, जिससे कि हम कमर्शलाइज भी कर पाएंगे और हम अपने यूज करने के अलावा हम बेच भी पाएंगे। तो सरप्लस, इसको मार्केटेबल सरप्लस कहा गया। बफर स्टॉक ऑफ गुड्स, जब हम इससे ज्यादा उत्पादन करेंगे, इस बीज से हमको ज्यादा प्रोडक्शन तैयार होगा, तो हम फ्यूचर के लिए कि अगर देश में कहीं सुनामी आ जाए, देश में कहीं हमारे यहाँ कोई इस तरह का नेचुरल हैजार्ड्स है, नेचुरल कैलामाइट्स हो जाए, तो हम इस फूड ग्रेन्स को बफर स्टॉक में रख पाएंगे और उस समय, मुसीबत के समय इन ग्रेन्स को सप्लाई कर पाएंगे, वहां के लोगों को ये हम अनाज पहुंचा पाएंगे। तो ये दूसरा कंसेप्ट था कि बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन। और जो गरीब तबके के लोग हैं, इस ग्रेन उत्पादन ज्यादा होगा तो उनको क्या हुआ, सस्ते दाम पे उनको चीजों को, जब ज्यादा स्टॉक में होगा हमारे पास, तो हमको सस्ते दाम पे हम गरीबों की भी मदद कर पाएंगे। तो बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप, गरीबों के लिए, जो जिसकी इनकम कम थी, जो लो थी, उनको इस अनाज की कमी नहीं पड़ेगी। तो इस कंसेप्ट से इसका इफेक्ट ये हुआ कि ये इफेक्ट डालने के लिए इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स थे कि अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस, बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स एंड बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप। अब इसको थोड़ा सा मैंने इसी को लिखा है कि मार्केटेबल सरप्लस का मतलब होता है to that part of agriculture produce which is sold in the market by the farmer after meeting their own consumption requirement। मार्केटेबल सरप्लस का मतलब हुआ कि जो किसान खेती करते हैं, अपने खाने के अलावा, मतलब वो अपने खाने के लिए तो रख ली, इसके अलावा वो मार्केट में सरप्लस, यानी कि अपनी मीटिंग देयर ओन कंजम्पशन रिक्वायरमेंट, अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के बाद भी वो मार्केट में इस चीज को सेल कर पाएंगे। तो लिखा इट इज सोल्ड इन द मार्केट, अपना कंज्यूम करने के बाद वो मार्केट में बेच भी पाए, इस पर्पस से इस ग्रीन रेवोल्यूशन को लाया गया। दूसरा, ग्रीन रेवोल्यूशन का एनेबल्ड करने का गवर्नमेंट का ये पर्पस था कि अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स टू द बिल्ड बफर स्टॉक, हमारे पास इतना बफर स्टॉक हो कि हम एक कैलामाइट्स में या नेचुरल हैजार्ड्स के समय हम दूसरे स्टेट को, कहीं पे जरूरत है, जहां पे अर्थक्वेक आ गया, जहां पे सुनामी आ गया, जहां पे बाढ़ आ गया, इस तरह का कोई भी नेचुरल हैजार्ड्स हुआ, तो वहां पे सरकार उन फूड ग्रेन्स को, उसके पास जब बफर में स्टॉक में होगा, तो उसको वहां पे सप्लाई कर पाएगा। तो ये मकसद था। और दूसरा कि एज ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ग्रेन्स वाज सोल्ड बाय द फार्मर, देयर प्राइसेस डिक्लाइन व्हिच बेनिफिटेड टू द इनकम ग्रोथ। जब ज्यादा उत्पादन होगा तो क्या होगा कि दाम घटेगा। जब हमारे पास ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, प्राइस डाउन होगी। जब प्राइस डाउन होगा, यहाँ देखा, ग्रेन्स वाज सोल्ड बाय द फार्मर्स, देयर प्राइसेस डिक्लाइन। ज्यादा उत्पादन होने से क्या होगा, जब दाम प्राइस कम होगा तो ये बेनिफिट किसको होगा, लो इनकम वालों को, वो भी खरीद के भोजन कर सकते हैं। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन लाने के 3 इफेक्ट थे जो आपको एग्जाम में लिखने होंगे। अब कोई चीज का अगर आपने प्लान किया तो इसके कुछ रिस्क भी हैं कि क्या इस रिस्क इसके इन्वॉल्व थे अंडर ग्रीन रेवोल्यूशन। ये 1 नंबर का भी पूछ सकता है और 3 नंबर में भी आ सकता है। तो इसमें 2 चीजें आती हैं, एक तो रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक, जो खाद यूज कर रहे हैं, जो दवाएं यूज कर रहे हैं, और रिस्क ऑफ इंक्रीज इन इनकम इनइक्वालिटी, 2 बातें आती हैं। तो पहले हम एक्सप्लेन करेंगे रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक। HYV crops were more prone to pest attacks, so there was a risk that small farmer who adopt this technology could lose everything in the pest attack। अब इससे क्या होगा कि छोटे किसानों के लिए दिक्कत है, क्योंकि ये अगर चीजें आ रही हैं तो थोड़ी सी कॉस्टली भी होगी, एक्सपेंसेस भी होगा। तो ये क्या होगा कि इस छोटे किसान, बड़े किसान तो समझ जाएंगे इस पेस्ट अटैक्स के, लेकिन छोटे किसान को इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये इसके वजह से वो काफी उनको लॉस हो सकता है। ये इसके रिस्क होने के चांसेस थे, ठीक। और दूसरा, रिस्क ऑफ इंक्रीज इन इनकम इक्वलिटी, देयर वाज ए रिस्क दैट कॉस्टली इनपुट, क्योंकि इस पे लागत आएगी, कॉस्टली है HYV, और सीड्स है, केमिकल है, फर्टिलाइजर्स है, will increase the disparities between small big farmer and big farmer could afford this technology। इसमें क्या होगा कि जो छोटे किसान है, लाइक HYV सीड्स है, केमिकल है, फर्टिलाइजर्स है, ये इनइक्वालिटीज होगी, यानी कि बड़े किसान तो अफोर्ड कर लेंगे, लेकिन छोटे किसान के लिए ये चीज खरीदना उनके लिए काफी प्रॉब्लम हो सकती है इस नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में। बड़े किसान में पैसा है तो वो अडॉप्ट कर लिए, लेकिन छोटे विल इंक्रीज द डिस्पैरिटीज बिटवीन बड़े किसान और छोटे किसान। जहां पे हम इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, समानता लाने की बात कर रहे हैं, इस HYV सीड को यूज करने से, इसको लाने से
ये किसानों, बड़े किसान और छोटे किसान में डिस्पैरिटीज हो सकती है, इनके बीच में असमानता और इनइक्वलिटी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में। तो ये एक रिस्क था दोनों इस ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से। तो यही कुछ क्वेश्चंस आता है कि किस तरह का रिस्क था ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से। तो यही था कि छोटे किसान और बड़े किसान, पहला तो पेस्ट अटैक, जो कीड़े मकोड़े की जो दवाएं थी वो दोनों चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते, छोटे किसान के लिए दिक्कत था। और दूसरा, चाहे सीड्स हो, केमिकल हो, फर्टिलाइजर हो, इस चीज को जब बड़े किसान तो अफोर्ड कर लेंगे इस टेक्नोलॉजी को, लेकिन छोटे किसान तो इसकी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, जिससे कि फिर इनइक्वलिटी के बढ़ने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो ये रिस्क में आप लिखेंगे। फिर आता है व्हाट वाज द फेवरेबल स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट। अब जब ये स्थिति होगी तो सरकार ने क्या स्टेप लिया, कि जब ये असमानता की, इनइक्वलिटी की स्थिति होगी, रिस्क हो गया, तो सरकार ने क्या किया। इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो सरकार क्या करती है, जब किसी को, आपने सुना होगा किसान जब कभी सूखा पड़ जाता है और किसान अगर कोई चीज अभी भी करती है, लोन लिया हुआ, तो सरकार उसको लोन माफ कर देती है या उसका इंटरेस्ट रेट घटा देती है। इस तरह की सरकार वेलफेयर के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है। तो जब ये स्थिति हो जाएगी कि अगर रिस्क के चांसेस ज्यादा, तो सरकार किस तरह का स्टेप लेती है उसको कम, उस रिस्क को कम करने के लिए। तो क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द फेवरेबल स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द अबव मेंशन रिस्क। रिस्क को कम करने के लिए सरकार किस तरह का स्टेप उठाती है। तो बस इसका एक ही आंसर है, गवर्नमेंट प्रोवाइडेड लोन्स एट लो इंटरेस्ट रेट टू द स्मॉल फार्मर। सरकार क्या करती है, कम इंटरेस्ट पे उनको लोन प्रोवाइड करती है, सब्सिडी दे देती है। इस तरह के गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर में इन किसानों की मदद करती थी और आज भी करती है ये चीजें। तो बस आप यही लिखेंगे कि गवर्नमेंट इस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए लोन प्रोवाइड करती है किसान, छोटे किसानों को कम इंटरेस्ट पे, स्मॉल इंटरेस्ट पे, लो इंटरेस्ट पे। 5 पॉइंट हो गए, ये तो क्वेश्चन इसका हो गया। 5 मैंने इसके पहले तक बताया था। 5th पॉइंट क्या था, ये देखिए 5th पॉइंट आपका था यहां तक, फेजेस इन ग्रीन रेवोल्यूशन। अब 6ठा पॉइंट आप जो लिखेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन में, इसमें था कि अब कोई चीज अगर बनेगा, तो जब कोई चीज बनती है, तो आज भी देखिए अगर कुछ लोग हमारी बात से सहमत हो गए, कुछ लोग, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो कुछ पॉपुलेशन जो है, कुछ लोग हैं, पीपल्स हैं जो कहेंगे कि नहीं आपने अच्छा किया, और कुछ हम उसके अगेंस्ट होंगे कि नहीं अच्छा नहीं किया, इससे ये नुकसान है। तो हमेशा कंट्रोवर्सी होती है, कुछ उसके फेवर में होते हैं, कुछ अनफेवर में होते हैं। तो इस रेवोल्यूशन के लाने में भी कुछ चीजें फेवर और अनफेवर की बात करते हैं। तो इस पर डिबेट होने लगा। डिबेट क्या, चर्चा हुई ओवर द सब्सिडी टू एग्रीकल्चर। सरकार ने कहा कि हम लोन दे देंगे, सब्सिडी दे देंगे। अब इस पे डिबेट हुआ। अब कुछ इकोनॉमिस्ट, पहले तो आप समझ लीजिए कि सब्सिडी क्या, सब्सिडी होता क्या। सब्सिडी इज द फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोड्यूसेस टू फुलफिल इट्स सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव। सब्सिडी क्या है, फाइनेंशियल सपोर्ट होता है, गवर्नमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट करती है, तो सब्सिडी दे देती है, छूट देती है किसान सरकार के द्वारा, ताकि कि जो कमियां हैं उसको पूरा किया जा सके। प्रोड्यूसर्स टू फुलफिल देयर सोलफेयर, जो सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स हैं उसकी कमियों को पूरा करने के लिए सरकार सब्सिडी देती है। ठीक, देयर हैज बीन डिबेट ओवर द अमाउंट ऑफ, ह्यूज अमाउंट ऑफ सब्सिडी ग्रांटेड बाय। अब इसी पे डिबेट होना शुरू हो गया कि इतनी सब्सिडी देने से सरकार की अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो सकती है, तमाम मिसयूज हो सकता है। इस पे कुछ इकोनॉमिस्ट इसके फेवर में थे और कुछ इकोनॉमिस्ट इसके अनफेवर में, मतलब इसके फेवर में नहीं थे। तो इसको हम डिबेट कहते हैं। तो अब इस पे हम चर्चा करेंगे कि कुछ इकोनॉमिक्स फेवर में थे सब्सिडी के, कि सब्सिडी देने, सरकार ने क्या किया, सरकार ने स्टेप लिया कि हम पहले तो लोन दे देंगे, कम इंटरेस्ट पे देंगे, और फिर भी अगर भरपाई नहीं हो रही तो हम उनको सब्सिडी दे देंगे। अब सब्सिडी जैसे ही वर्ड आया तो इसके 2 डिबेट हो गए, एक इसके फेवर में, इसके अनफेवर में, अगेंस्ट में। तो पहले हम इकोनॉमिस्ट फेवर की बात करेंगे और उसके बाद इकोनॉमिस्ट अगेंस्ट की बात करेंगे। जो लोग फेवर में थे कि सब्सिडी देने से क्या, पहला चीज था कि रिस्की बिजनेस ये रिड्यूस हो गया, यानी कि इन इंडिया एग्रीकल्चर इज स्टिल कंसीडर्ड एज ए रिस्की बिजनेस। उसको जब लगा कि अगर हमको सरकार इस तरह की मदद करेगी तो हम इसको सर्वाइव कर लेंगे। मेजॉरिटी फार्मर्स आर पुअर एंड कुड नॉट अफोर्ड रिक्वायर्ड इनपुट्स। बल्कि भाई अगर जो किसान अगर नहीं कर पा रहे थे, जो गरीब थे तो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए क्या यह इनपुट हो गया, इनके लिए एक जीवन दान मिल गया। ये अच्छी बात है, कुछ इनके सपोर्ट में बोले। और एलिमिनेटिंग सब्सिडी विल फर्दर इंक्रीज इनकम इनइक्वालिटी। और इससे क्या हुआ, इनकम में जो इनइक्वालिटीज होने के चांसेस थे वो क्या हुआ, इंक्रीज कर गई।
तो ये है कि एलिमिनेटिंग सब्सिडी विल फर्दर इंक्रीज इनकम इनइक्वालिटी। और जो अगेंस्ट थे उन्होंने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिक्स आफ्टर द वाइड एक्सेप्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी सब्सिडी शुड बी फेज्ड आउट। उन्होंने कहा कि अगर सब्सिडी अगर इतनी तेजी से आप सबको बांटते जाएंगे तो आने वाले समय में हमारे लिए क्या होगा, हम लोग इसके बाहर हो जाएंगे। दूसरा, सब्सिडी डू नॉट बेनिफिट द टारगेट ग्रुप। उन्होंने कहा कि जिस पर्पस से सब्सिडी देने की सरकार ने योजना बनाई है वो गरीब किसानों को मिलेगा ही नहीं। ये फायदा किसको हो जाएगा, जो फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनी है, जो पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनी है, उसको फायदा मिल जाएगा और सरकार को फायदा नहीं, गरीबों को फायदा नहीं मिलेगा। ये इनका कहना था अगेंस्ट में। तो इसलिए सब्सिडी को नहीं करनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। सब्सिडी में लीड टू वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, द वाटर इज सप्लाइड फ्री टू द फार्मर्स, देन दे मेन मिसयूज। अब ये भी आपने देखा होगा कि जब सरकार कोई चीज फ्री देती है तो उसका मिसयूज भी होता है। सरकार ने सब्सिडी किस लिए दिया, पानी की सुविधा दिया कि आपको पानी फ्री, बिजली फ्री। अब पता चला कि उससे अब आप घर की पूरे घर की बिजली जला रहे हैं, आप उसके पार्टी कर रहे हैं, आप अपने यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई की मिसयूज है। तो इन्होंने कहा कि सब्सिडी जब आप देंगे तो इसका फार्मर मिसयूज भी करेंगे, क्योंकि सरकार ने सब्सिडी किस चीज के लिए दी है, आपके फूड ग्रेन्स के लिए दी है। आपको आपका जो लॉस हो रहा है, जो आप महंगे दाम पे आपको सीड्स खरीदना पड़ रहा है और आपको कहीं ना कहीं लॉस हुआ, तो सरकार आपको सब्सिडी देकर इनइक्विलिटी को खत्म करके इक्विटी लाने की कोशिश कर रही है। और आप उसके यहाँ पे मिसयूज होगा, उस पानी का सप्लाई का मिसयूज होगा, बिजली का मिसयूज होगा। तो इसलिए ये लोग अगेंस्ट भी ये बोले कि इसको देने से फायदा नहीं है, मिसयूज होने के चांसेस है। तो जब आपको ये 3 नंबर में पूछ देगा कि अगेंस्ट और फेवर, अगेंस्ट में और फेवर में, कि दोनों के आप डिफरेंस को बताइए, तो इस टेबुलर फॉर्म में आप इस तरह के इसके डिफरेंशिएट के करके बता पाएंगे। और सरकार ने क्रिटिकली अप्रेज द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ड्यूरिंग 1950। तो इसमें सर आप 4 पॉइंट लिखेंगे आप लोग कि 1950 से 1990 के बीच में सरकार ने किस तरह का डेवलपमेंट किया। तो पहला तो ये आपको बताया कि लैंड रिफॉर्म, सीधे लिखेंगे, और दूसरा ग्रीन रेवोल्यूशन। दो ही उन्होंने इसके लिए अप्रेज किया, अप्रॉच द एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए सरकार ने क्या किया, लैंड रिफॉर्म किया, और दूसरा ग्रीन रेवोल्यूशन। इंडिया बिकम, और भारत को क्या किया, इंडिया बिकम सेल्फ सफिशिएंट। इसको सरकार ने क्या किया कि आप आत्मनिर्भर बनाया, किसमें, फूड प्रोडक्शन में। दूसरा पॉइंट ये हुआ, पहला दूसरा पॉइंट। तीसरा उन्होंने क्या किया, जो आपके इंटरमीडिएटियर थे, जो लैंड रिफॉर्म रिजल्टेड इन एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम को आपने पहले ही बताया था कि उन्होंने क्या किया, एबोलाइज कर दिया, समाप्त किया, ताकि डायरेक्ट अब कॉन्ट्रैक्ट किससे हो गया, सरकार से हो गया, गवर्नमेंट से हो गया। और जिसका नतीजा इस ग्रीन रेवोल्यूशन और रिफॉर्म करने से एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हुआ, 65% पीपल्स आर कंटिन्यू टू द एम्प्लॉयड एग्रीकल्चर टिल 1990। 1990 तक 65% लोग जो थे सीधे उनको कृषि में रोजगार मिला 1990 तक। ये इस ग्रीन रेवोल्यूशन के लाने से जो एग्रीकल्चर सेक्टर में, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में सरकार की तरफ से जो प्रयास किया गया, दो ही चीज था, लैंड रिफॉर्म किया, दूसरा ग्रीन रेवोल्यूशन। जिसके वजह से क्या हुआ, हम फूड ग्रेन में सेल्फ सफिशिएंट हुए। हमने बीच की जो जमींदारी प्रथा थी, सिस्टम थी, उसको खत्म किया, एबलाइज सरकार ने किया, खत्म किया। और जिसके वजह से 65% पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में उनको रोजगार मिला, कब तक, टिल 1990 तक। तो ये 4 कंसेप्ट आपको 4 लाइन में आंसर देना है, जो आप ग्रीन रेवोल्यूशन के अंतर्गत आता है। क्लियर? तो ये आपके चारों चैप्टर हो गए, यानी कि चारों टॉपिक हो गए आपके। इसको इस तरह से आंसर देंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इंडस्ट्रीज। 1950 से 1990 के बीच में हमारी औद्योगिकीकरण का क्या स्थिति थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, क्या सरकार ने इसके लिए प्रयास किया, कौन सी पॉलिसी बनाई, इस चीज की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के जो टॉपिक में जो मैंने ग्रीन रेवोल्यूशन को बात की, एक बार इसको मैं फिर स्टार्टिंग से दिखा दे रहा हूं कि ग्रीन रेवोल्यूशन का मेन लाने का पर्पस क्या था, ग्रीन रेवोल्यूशन कैसे आया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जब सरकार लाई तो इसका मेन था, जिसको हम मिरेकल सीड्स कहते हैं, मिरेकल सीड्स को HYV, हाई यील्डिंग वैरायटी कहते हैं। इसमें मेन होता है कि इससे उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर का यूज होगा और पेस्टिसाइड्स का यूज होगा, और इससे प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो सरकार ने 2 फेज में इसको काम किया। पहला फेज उन्होंने 1960 से 1970 पे, जिसमें उन्होंने कुछ एरियाज में व्हीट पे काम किया, हरित क्रांति। और सबसे पहले 1966 में इसको अडॉप्ट किया भारत ने खरीफ सीजन में।
ठीक है। और दूसरा फेज उन्होंने 1970 से 1980 में सभी क्रॉप में कर दिया, कुछ सभी जगह और अन्य क्रॉप्स पे भी इन्होंने इस पे वाला इनको परमिशन दे दी। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब होता है हाई यील्ड वैरायटी, जिसको मारेकल सीड भी कहते हैं जनरली, और व्हीट और राइस में ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया। अगर इसकी फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाए तो डॉक्टर नॉर्मन की बात आती है, जो ही वाज अमेरिकन साइंटिस्ट, और इंडिया में अगर इनको लाने वाले थे तो उनका नाम आता है MS स्वामीनाथन, इसको याद रखिएगा। फिर खरीफ सीजन में ही सबसे पहले इसको अडॉप्ट किया गया फर्स्ट टाइम। HY सीड जो है ये क्या रेवोल्यूशन लाया, रीजन तो क्या रीजन थे इसको रेवोल्यूशन लाने का? तो पहला रीजन था कि कैन ओनली बी यूज्ड, ये वहीं पे यूज होता है जहां पे पानी की सुविधा हो, जहां पे आपको वाटर सप्लाई हो, फैसिलिटी हो, एडुकेट ड्रेनेज सिस्टम हो, इस फैसिलिटी हो, तभी इस HYV सीड्स को प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा, इसमें इस बीज को लगाने में हैवी केमिकल डोजेस फर्टिलाइजर, मतलब हैवी डोजेस केमिकल फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सरकार ने 2 फेज में किया। फर्स्ट फेज में इन्होंने पंजाब, आंध्रा और तमिलनाडु में इसको लागू किया। जब इस पे सक्सेस रहा, उसके बाद उन्होंने सेकंड फेज पे तेजी से इन्होंने अन्य स्टेट को भी, अदर स्टेट्स को भी कवर किया जो मेजर क्रॉप्स थे, व्हीट और राइस। और इंपॉर्टेंट इफेक्ट क्या हुआ इसका ग्रीन रेवोल्यूशन का? तो व्हाट आर द मेन इंपॉर्टेंट इफेक्ट, क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट इफेक्ट थे? तो पहला था मार्केटिंग, अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस, जब अपने किसान अपने उत्पादन के अलावा अब वो उनके पास मार्केट में बेचने के लिए भी क्षमता होगी। दूसरा, इसके आने से हमारे पास बफर स्टॉक ज्यादा संख्या में, एक्स्ट्रा, बफर का मतलब होता है एक्स्ट्रा मेरे पास अब हमारे पास हो गया कि मुसीबत के समय हम अदर स्टेट को भी हम अनाज उत्पादन करके रखे रहेंगे, तो उनके जब सुनामी आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, उस समय हम उस एरिया में हम इस तरह के अनाज को पहुंचा पाएंगे। और इससे आने से क्या होगा कि लो इनकम वालों को भी अनाज, क्योंकि जब ज्यादा स्टॉक में होगा तो क्या होगा, प्राइस की रेट घटेगी और जो लो इनकम वाला जो पीपल है उनको भी ये सुविधा मतलब आसानी से अनाज मिल पाएगा। तो ये 3 मेन कंसेप्ट थे। और रिस्क क्या था इसके रेवोल्यूशन आने के? हर के साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो रिस्क था कि बड़े किसान के लिए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था, इस टेक्नोलॉजी को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक, अगर बहुत सीधे मान लीजिए कीड़े मकोड़े सब लगे, क्योंकि मैंने कहा कि HYV के लिए हैवी आपको फर्टिलाइजर की आवश्यकता होगी, हैवी आपको पेस्टिसाइड्स की। अब ये सब चीज अगर छोटे किसान लगाएंगे तो बड़े किसान तो कवर कर लेंगे, लेकिन छोटे किसान तो उस पेस्टिसाइड्स की इतनी कीमत होगी वो खरीद नहीं पाएंगे। तो एक तो रिस्क था पेस्ट अटैक का, कीड़े मकोड़ों का, और दूसरा था कि अगर रिस्क ऑफ इंक्रीज इन इनकम इनइक्वालिटी, क्योंकि छोटे किसान कहां से लाएंगे, इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट ही नहीं कर पाएंगे बड़े, क्योंकि इतनी कॉस्टली है कि उसको अफोर्ड करना छोटे किसान के लिए कठिन था। तो ये रिस्क थे, 2 रिस्क आएंगे लिखने को। और गवर्नमेंट ने इस रिस्क को कम करने के लिए क्या किया? तो गवर्नमेंट ने कहा कि जब जिस किसानों के साथ ऐसा अगर होगा तो गवर्नमेंट उनको कम इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करेगी। ये मेन चीज था। तो 3 आपने पढ़ लिया, ग्रीन रेवोल्यूशन के लाने के क्या पॉजिटिव इफेक्ट होंगे, ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के रिस्क क्या थे, और ग्रीन रेवोल्यूशन में रिस्क आने पे सरकार ने क्या प्रयास किया। सरकार ने कहा कि अगर ऐसी स्थिति होगी तो हम उनको लोन देंगे या सब्सिडी देंगे, इस तरह की मदद करेंगे। अब इस पे क्या हुआ कि जब लोन की बात आई तो इस पे डिबेट शुरू हो गया, यानी सब्सिडी की बात आई तो इसमें सब्सिडी क्या होता है कि फाइनेंशियली सपोर्ट जब सरकार करती है दैट मींस सब्सिडी। तो सरकार ने इस पे जब ये बात कही तो अब 2 लोग तैयार हो गए, एक इसके पक्ष में, एक दूसरे विपक्ष में, अगेंस्ट में। तो पहला ने कहा कि ये हाई रिस्की बिजनेस है, लेकिन सर अगर ऐसा होगा, सब्सिडी मिल जाएगा तो किसानों के लिए रिस्क कम हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे एज ए कंसीडर, और वो एफर्ट उनकी रिक्वायर्ड, जैसे कह रहा कि मेजॉरिटी फार्मर्स आर पुअर, ज्यादातर किसान क्या है, गरीब हैं, उनकी वो एफर्ट नहीं कर पाएंगे अगर सरकार इस तरह की मदद नहीं करेगी तो। और एलिमिनेटिंग सब्सिडी विल फर्दर इंक्रीज इनकम इनइक्वालिटी, और इससे क्या होगा कि इनइक्वालिटी की जो स्थिति है वो खत्म हो जाएगी, यानी कि सब में सब समानता आ जाएगी इसके आने से। और जो उसके फेवर में नहीं थे, जो अगेंस्ट थे, उन्होंने कहा कि ये बहुत तेजी से स्प्रेड होगा, तो क्या होगा कि ये हमारे पास क्या की स्थिति खराब हो जाएगी, डाई शुड बी फेज्ड आउट, हम बाहर हो जाएंगे इस टेक्नोलॉजी में। इस तरह से अगर हम सब्सिडी देते रहेंगे तो, और कब तक सब्सिडी देंगे हम, सब्सिडी कब तक देते, हमेशा सब्सिडी देते रहेंगे तो क्या होगा कि हम फेज से आउट बाहर हो जाएंगे। और इस सब्सिडी के देने से किसानों का भला नहीं होगा, उस कंपनी को भला होगा जो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड बना रही है। इन्होंने कहा कि सब्सिडी डज नॉट बेनिफिट द टारगेट ग्रुप लाइक पुअर फार्मर एंड द बेनिफिट गोज टू फर्टिलाइजर कंपनी। फर्टिलाइजर कंपनी को इससे फायदा होगा, ना कि किसानों को फायदा होगा। ये उन अगेंस्ट वाले
इकोनॉमिस्ट का कहना था। और दूसरा, सब्सिडी अगर सरकार देगी, इसी तरह देती रहेगी, तो इसका मिसयूज होने के चांसेस हैं। जिस पर्पज से सब्सिडी दी जा रही है, इसका मिसयूज करेंगे। अब पानी दिया, उसमें पानी की सुविधा दिया, उसमें कोई टैक्स नहीं ले रहा। बिजली की सुविधा दिया, तो लोग क्या कर रहे हैं कि उस किसान को दिया गया है खेती करने के लिए, कि उसमें उसको फर्टिलाइजर, फूड ग्रेन्स का उत्पादन बढ़ाना है, क्योंकि उसको लॉस हुआ, रिस्क है, तो वहां पे क्या करेगा, वो अपने घर की चीजें अरण्य में भी अपना यूज करने लगेगा। तो मिसयूज होने के चांसेस ज्यादा हैं। और अगर जब आंसर आएगा कि सरकार ने एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए क्या किया, तो आप इसमें दो चीज लिखेंगे, लैंड रिफॉर्म और दूसरा ग्रीन रेवोल्यूशन। और इसमें क्या किया, इसका प्रभाव क्या रहा, कि ताकि फूड ग्रेन में सेल्फ सफिशिएंट हो पाए। हम सरकार ने एबलाइज किया जमींदारी सिस्टम को, और जिसका नतीजा क्या हुआ कि 65% पीपल जो है उनको रोजगार मिला एग्रीकल्चर सेक्टर में। कब तक? 1990 तक, 1990 तक। ये इसका मेन कंसेप्ट है, कंक्लूजन है। तो नेक्स्ट क्लास हम इंडस्ट्री सेक्टर को पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे लेक्चर में, उसको आप फिर ध्यान से सुनिएगा। थैंक यू वेरी मच।